मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखा है, आपको ये बताना है कि इसमें से ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और काइट इनका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इन्हीं के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। एक बार फिर से सुन लो, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और काइट। यदि इनके बारे में आपको पता है कि ये सब क्या होता है, कैसा शेप होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तब तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। यदि नहीं तो फिर आपको ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूं, एक बार मैं शॉर्ट में इन सब के बारे में बोल देता हूं, उससे आपका नॉलेज रिफ्रेश हो जाएगा। यदि पहले से पता नहीं है तो पता भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम पहले पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन होता है ए क्वाड्रिलेटरल विथ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसमें चार लाइंस हो और बंद हो, मतलब चार लाइन से बंद जो फिगर होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो उसको बोलते हैं हम पैरेललोग्राम। ये बड़ा सा स्पेलिंग है, पहले पैरेलल है और उसमें ओ ग्राम लिखा है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सिंपल सी मीनिंग है कि आमने सामने वाली साइड यदि पैरेलल है तो पैरेललोग्राम हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज है वो एक एक करके हम बता देते हैं, फिर मैं आपको फिगर बना के बता दूंगा कि कैसे ये अप्लाई करेंगे। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पहले डेफिनेशन में था पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, वो तो डेफिनेशन में है, उस तरह से हम बनाते हैं। यदि पैरेललोग्राम बन गया तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होता है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है ईच अदर को, मतलब दो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को आधा आधा कर देता है, बिल्कुल इक्वल हाफ में, उसको बोलते हैं बाइसेक्ट। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देने को बोलते हैं हम बाइसेक्ट। और फोर्थ पॉइंट है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री। पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होगा उसका सम, मतलब उन एडजेसेंट एंगल्स को जोड़ेंगे तो कितने डिग्री मिलेगा हमें, 180 डिग्री। ये आपको याद करके रखना है। यहाँ पे पहले मैं एक फिगर बना देता हूँ। एक लाइन लिया, हमें चार लाइन लेने होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, ये दूसरा लाइन लिया, ये तीसरा और ये चौथा। ये पैरेललोग्राम है। कैसे? क्योंकि ये देखो ऊपर वाले लाइन और नीचे वाले लाइन पैरेलल है, और इधर ये बाएं साइड का लाइन और दाएं साइड का लाइन पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम है। डेफिनेशन क्या था? एक क्वाड्रिलेटरल विथ अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि ये चार स्ट्रेट लाइन से बना हुआ फिगर है और अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसलिए पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पे नाम लिख देते हैं ABCD, कॉर्नर्स पे ABCD लिख दिया। अब पहला पॉइंट देखो, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स कौन कौन सा है? AB और DC लग रहा है अपोजिट साइड। अपोजिट का मतलब ठीक एक दूसरे के सामने सामने वाली। तो एक तो हो गया AB इक्वल टू DC, देख लो AB के सामने में DC है तो ये दोनों इक्वल है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि AD के सामने में BC है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे पॉइंट लिखना होगा कि AD इक्वल टू BC। ये क्या प्रॉपर्टीज हमने यूज किया कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स देखो कौन कौन सा है। से A के सामने C है तो A और C इक्वल होगा, वहाँ पे लिखें एंगल A इक्वल टू एंगल C। और B के सामने कौन सा है? D, तो ये B और D इक्वल होगा। देखो A के सामने D नहीं है, इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। A के सामने C है, ये आमने सामने वाला लाइन बिल्कुल क्रॉस करके, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो पहले डायगोनल तो बनाएं। डायगोनल कैसे बनेगा? एक एक्सरसाइज में पूरा डायगोनल से क्वेश्चन था पिछले एक्सरसाइज में, वहाँ पे आपने सीखा होगा कि डायगोनल्स बनाते वक्त जो कंजिक्यूटिव पॉइंट होता है उसको हम कनेक्ट नहीं करते, मतलब A को B से कनेक्ट नहीं करेंगे, A को C से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे तो बस C से ही कनेक्ट कर सकते हैं A को। बाकी मैं आपको बता दूँ कि वो एक्सरसाइज था 3.1 और क्वेश्चन नंबर था 2। क्वेश्चन नंबर 2 के B में रेगुलर हेक्सागोन का डायगोनल्स बनाने थे, उसमें 9 डायगोनल्स आए थे। एक बार यदि कर लिया है आपने तो ठीक है, नहीं तो रिवाइज कर लेना उसको। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर
2 उसमें पूरा डायगोनल्स ही बनाने हैं, तो वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा और वो याद भी होगा। नहीं याद है तो फिर से आपके देख लेना। तो एक तो हम ए से सी को कनेक्ट कर दे तो डायगोनल हो जाएगा, बी से डी को कनेक्ट कर दे वो भी डायगोनल हो जाएगा। बस इस क्वाड्रिलेटरल में 2 ही डायगोनल्स बन सकते हैं और जिस जगह पे ये दोनों कट किया है डायगोनल्स उस जगह को लिख दे हम ओ। अब इस पॉइंट को देखें कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल ए सी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है दूसरे वाले डायगोनल बी डी को। मतलब ए सी ने बी डी को 2 टुकड़े में काट दिया और बी डी ने भी ए सी को 2 टुकड़े में काट दिया। तो इससे हमें प्रॉपर्टीज क्या लिखने को मिलेगा कि ओ ए और ओ सी बराबर है। तो ओ ए और ओ सी कौन सी डायगोनल के पार्ट है? ए सी का। इसको किसने हाफ कर दिया है, किसने टुकड़े में बांट दिया? ये बी डी ने। और जैसा को तैसा, जब बी डी ने ए सी को काट दिया तो ए सी ने भी बी डी को काट दिया। तो उससे हमें ये लाइन लिखने को मिलेगा कि ओ बी और ओ डी बराबर है। ठीक है, जैसे ओ पॉइंट से इधर और इधर इक्वल, ओ पॉइंट से इधर और इधर इक्वल। सिंपल सी बात, प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब बिल्कुल आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम 4th पॉइंट में चलते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं पहले देखो। हम ऐसे करते हैं कि डायगोनल्स को यहाँ से हटा लेते हैं, हमारा पैरेललोग्राम फिर साफ हो गया। और ये कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स, तो ए के एडजेसेंट में बी है। देखो ए और बी एडजेसेंट है, उसी तरह से ए और डी भी एडजेसेंट है। ए और सी अपोजिट एंगल से, ये ध्यान रखना। तो ये जो रूल है, ये जो प्रॉपर्टी है, उसके अनुसार ए और बी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, चाहे ए और डी को जोड़े तो भी 180 डिग्री होगा। ये तो हो गया ए के साथ। यदि बी की बात सोचे तो बी के एडजेसेंट कौन सा है? सी। तो बी और सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, चाहे बी और ए को जोड़े तो भी 180 डिग्री। और बी और डी का क्या होगा? ये तो एडजेसेंट एंगल है नहीं, ये तो अपोजिट एंगल से, ये दोनों इक्वल होगा। तो इतनी सारी नॉलेज हमें पैरेललोग्राम के होना चाहिए। अब दूसरा है पार्ट रोम्बस। तो रोम्बस किसे कहते हैं? बहुत अच्छा सा है इसका डेफिनेशन। ए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। मतलब ये तो पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम में भी एक खास टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम दिमाग में याद रखना, हमने अभी अभी बातें किया, 4 पॉइंट्स थे, वो सारे ही इस पे लागू होगा। और उसके बाद भी कि सारे साइड्स इक्वल होता है वो भी हम इसमें लगाएंगे। तो हम पहले एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। रोम्बस कैसा होगा? पैरेललोग्राम की तरह, मतलब आमने सामने के साइड पैरेलल और सारे साइड्स भी इक्वल। तो जैसे जितना लेंथ का, जितना सेंटीमीटर का ये लाइन है, उतनी ही सेंटीमीटर का ए भी है, और इतना ही सेंटीमीटर का ये है, और चौथा लाइन भी उतना ही सेंटीमीटर का है। और ये पैरेललोग्राम है तो रोम्बस हो गया। रोम्बस क्यों हुआ? क्योंकि इनके चारों साइड्स बराबर है। यदि मान लो चारों साइड बराबर नहीं रहता, एक बड़ा हो जाता, तो ये पैरेललोग्राम रहता। ठीक है, रोम्बस हम उसे कहेंगे जिसके चारों साइड्स बराबर हो, उस पैरेललोग्राम का नाम है रोम्बस। अब हम इसमें नाम लिख देते हैं ABCD करके, फिर प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तो ABCD नाम हो गया, और प्रॉपर्टीज़ ये एक ही बार में पूरा डिस्प्ले कर दिया हूँ मैं, ताकि आपको टाइम न लगे। ये सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम का है। यहाँ पे मैंने पैरेललोग्राम ही रहने दिया है, क्योंकि बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है इसका कि चारों साइड्स इक्वल है। तो आप देख लो, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसमें तो सारे इक्वल ही है। तो AB DC के इक्वल हो जाएगा और AD BC के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे सारे ही इक्वल है, तो बीच में इक्वल का साइन भी लगा दोगे आप तो भी सही है। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो AC के बराबर है, BD के बराबर है। ये पैरेललोग्राम में भी था और रोम्बस में भी था। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स ड्रॉ करने के बाद हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, OA OC के बराबर है, OB OD के बराबर है। और अब एक नई प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब हो गया कि डायगोनल AC और डायगोनल BD एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो फिगर में हमें क्या देखने को मिलेगा? जैसे एंगल AOB है ना, वो 90 डिग्री के बन जाएगा, AOD भी 90 डिग्री के बन जाएगा। यहाँ पे 4 एंगल बन रहा है। जो बच्चे एंगल का नाम बोलना जानता है वो एक एक करके बोलो। एक तो हो गया AOB, एक हो गया AOD। इस एंगल का नाम बोलेंगे हम एंगल BOC। एक तरफ से B से होकर के O तक आओ और फिर C ते चले जाओ।
तो BOC ये है एंगल हो गया, और जहाँ पे O है लिखा हुआ उसका नाम लिखे तो या तो एंगल COD बोलो चाहे DOC बोलो। तो इस तरह से परपेंडिकुलर होने से चारों ही एंगल 90-90 का हो गया। ये रोम्बस का खास बात, मतलब पैरेललोग्राम और रोम्बस में यदि बात करें तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होता है, रोम्बस में भी होता है, रोम्बस में चारों ही साइड बराबर होता है। तो आमने सामने की साइड बोलने से अच्छा कि चारों ही बोल दो। और पैरेललोग्राम से अलग एक प्रॉपर्टी है रोम्बस की, वो ये है कि रोम्बस का डायगोनल्स परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पे। रोम्बस का काम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल का डेफिनेशन है ए पैरेललोग्राम विथ ए राइट एंगल। मतलब पैरेललोग्राम तो है ही, ये सारे ही पैरेललोग्राम का ग्रुप है, पैरेललोग्राम का फैमिली है कह लो, और उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं हम राइट एंगल। तो प्रॉपर्टीज हम देख लें। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। जैसे एक 90 डिग्री का हो गया तो सारे ही हो जाएंगे। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तब मैं बता दूंगा डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। सम एडजेसेंट एंगल्स का 180 डिग्री होता है, ये तो चल ही रहा है हमेशा से। एक रेक्टेंगल बना ले हम, तो ये साइड हमने ड्रॉ कर दे, एक तरफ का दूसरा तरफ का, और ये लास्ट लाइन भी जोड़ दें। इस तरह से हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। उसमें है कि एक एंगल राइट होना चाहिए, मतलब राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए। देखो ये एंगल को 90 डिग्री मान लें तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। और ये 90 डिग्री का है तो एडजेसेंट एंगल दोनों मिलकर के 180 बनाता है। तो इसमें से ये 90 है तो दूसरा 90 हो जाएगा, तभी दोनों को ऐड करके 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, इसका मतलब रेक्टेंगल में कोई भी एक एंगल को 90 जैसे ही करेंगे, चारों अपने आप ही 90-90 का हो जाएगा। अब हम इसको कॉर्नर्स का नाम दे देते हैं और अपने प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं कि साइड्स इक्वल का मतलब AB और DC इक्वल है, AD और BC इक्वल है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, तो कुछ कहना है नहीं। ये डायगोनल्स का काम आ गया, तो एक डायगोनल बनाओ, जहाँ पे कट किया वहाँ पे O लिख दें, तो OA और OC इक्वल होगा, और OB और OD भी इक्वल होगा, क्योंकि ये डायगोनल्स इक्वल हो जाता है। पैरेललोग्राम थोड़ा झुका हुआ रहता था, तो एक डायगोनल बड़ा था, दूसरा डायगोनल छोटा था, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल बिल्कुल सीधा सीधा है, तो डायगोनल्स इक्वल है, इसलिए इनके टुकड़े भी इक्वल हो जाएंगे, तो सारे ही बराबर हो गया। OA, OC, OB, OD सब बराबर। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम यहाँ पे भी 180 डिग्री होगा। ये सब बातें हो गई रेक्टेंगल की। अब स्क्वायर को यहीं पे निपटा लेते हैं। इसके प्रॉपर्टीज सबसे निराला टाइप का है, बहुत ही अच्छा फिगर होता है स्क्वायर का। ए रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल, से वो रेक्टेंगल है लेकिन उसके सारे साइड इक्वल है, मतलब ये जो आमने सामने की साइड इक्वल तो रहता ही है, लेकिन ये देखो ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। स्क्वायर में ऐसा नहीं होगा, सारे ही साइड्स इक्वल कर देंगे। तो फिगर बना लेते हैं हम, ये सारे साइड्स इक्वल हो गया। ये रेक्टेंगल भी है, क्यों? क्योंकि आमने सामने की साइड बराबर है और सारे साइड्स बराबर है, इसलिए इसका स्पेशल नाम दिया जाता है स्क्वायर। तो ये सारे ही प्रॉपर्टीज के लिए लागू होगा। ABCD पहले नाम लिख दे और हम डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं, और जो जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे है उन सबको एक बार समराइज कर देते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। तो क्रॉस पॉइंट का नाम O लिख दो और प्रॉपर्टीज लिखते हैं। देखो ABBCCD ABBCCD और DA सारे इक्वल, ये है स्क्वायर में। दूसरा बात करें डायगोनल्स की, तो डायगोनल्स इक्वल हो गया और उसका हाफ भी इक्वल ही हो जाएगा सारा। तो OA, OB, OC, OD सब बराबर, OA, OB, OC, OD सब बराबर, और एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D सब बराबर, और ये हर एक एंगल 90 डिग्री का। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पॉइंट है हमारा काइट। काइट का मतलब तो पतंग होता है, ये देखने में भी वैसे पतंग जैसे ही है, इसलिए इसका नाम काइट दिया है। इसका डेफिनेशन होता है क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स। ये इक्वल पेयर्स मतलब पेयर का मतलब जोड़ी, दो को एक पेयर बोलते हैं। तो कंसेक्यूटिव साइड मतलब एक के बगल में जो दूसरा है वो है कंसेक्यूटिव, और वो कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल है, वैसा फिगर को बोलते हैं हम काइट। तो एक बार फिगर देखते हैं कैसा होता है काइट। ये आ गया काइट, ABCD काइट है। इसकी खासियत क्या है कि AB और AD बराबर है, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है, एक बगल में दूसरा। उसी तरह से DC और BC बराबर है,
तो ये हो गया काइट की फिगर। इसका काम बिल्कुल कम होता है, लेकिन सीखना तो है ही, हमारे टॉपिक में है ये काइट सीखना। तो प्रॉपर्टीज़ में देखो तो पहला है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये तो मिल गया, थोड़ी सी अच्छी बात हो गई। जैसे ए और सी बराबर होगा तो बी और डी बराबर होगा, तो ये लिख लेते हैं हम, ए इक्वल टू सी, एंगल बी इक्वल टू डी। तो अपोजिट साइड्स इक्वल का मतलब हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। दूसरा प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बड़ी अच्छी बात। और वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, ध्यान रखना ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉपर्टी है। पहले तो हम डायगोनल बना लेते हैं, ये डायगोनल एसी बन गया, डायगोनल बीडी भी बना ले, बीडी भी ज्वाइन कर दिया हमने, तो एसी और बीडी डायगोनल्स आ गया है। और पॉइंट जहाँ पे क्रॉस किया उसको नाम दे दे ओ। तो ये जो कह रहा है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये तो समझ में आ गया, अच्छी बात है। ये क्या है, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर। देखो ये दोनों बाइसेक्ट नहीं हुआ, बाइसेक्ट हुआ है सिर्फ बीडी, तो इसलिए बीडी का आधा टुकड़ा जैसे कि ओबी ओडी के बराबर होगा। लेकिन डायगोनल एसी की बात करें तो इसके दो पीसेस है, एओ और ओसी, चाहे ओए और ओसी बोलो, ये दोनों बराबर नहीं है। ए ओए छोटा है और ओसी बड़ा है, इसलिए डायगोनल एसी बाइसेक्ट नहीं हुआ। इसलिए प्रॉपर्टी में है कि वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, कोई एक डायगोनल ही दूसरे को आधा करता है, दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं करता है आधा, जैसे कि पैरेललोग्राम में पहले था। तो यहाँ पे कौन से डायगोनल ने किसको बाइसेक्ट किया, तो हम कहेंगे कि डायगोनल एसी ने डायगोनल बीडी को बाइसेक्ट किया है। तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट आ जाएगा कि ओ इज नॉट इक्वल टू ओ सी। ये प्रॉपर्टीज हमने देख लिया सारा। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन था स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। तो जितना नॉलेज हमने सीखा अभी उसमें से ये लगाओ, अपने दिमाग लगाओ और सोचो कि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होता है क्या। तो ये गलत बात लग रहा है, क्योंकि मैं एक फिगर बना के दिखाता हूँ। देखो एक रेक्टेंगल तो है लेकिन ये स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यदि इसका उल्टा रहता कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स तो वो सही हो जाता। तो इस तरह से ये जो है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो वो गलत हो गया। बी में है इसका ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। ये रोम्बस का प्लूरल है, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, तो ये तो सही है, ये सारे ही रोम्बस पैरेललोग्राम है। अब ये रोम्बस का फिगर देख लो, आमने सामने की साइड पैरेलल है और सारे ही साइड इक्वल है। रोम्बस में ऐसे ही होता है। तो रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम होने के लिए आमने सामने की साइड पैरेलल होना चाहिए। तो रोम्बस में तो ऐसा है कि आमने सामने की साइड पैरेलल है, इसलिए रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, तो ये ट्रू है। सी नंबर क्वेश्चन देखें। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। तो ये सोचना होगा कि स्क्वायर में रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी है क्या, तो है, और रेक्टेंगल का भी है, इसलिए स्क्वायर रोम्बस भी है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी है। देखो ये स्क्वायर में सारे ही प्रॉपर्टीज है। यदि कोई क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल पूछे तो स्क्वायर बोल दोगे तो स्क्वायर सारे ही टाइप के क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर पैरेललोग्राम है, स्क्वायर रोम्बस है, स्क्वायर रेक्टेंगल है, स्क्वायर खुद स्क्वायर है, स्क्वायर काइट भी है। तो स्क्वायर का एग्जाम्पल सब में फिट हो जाएगा, तो ये सही हो गया। यदि कन्फ्यूजन है तो दोनों की प्रॉपर्टीज एक बार देख लेना। रोम्बस में क्या होता है, सारे ही साइड्स इक्वल, तो स्क्वायर में भी ऐसा है। और रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने के साइड इक्वल, हर एक एंगल 90 डिग्री, तो स्क्वायर में भी ऐसा है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब डी नंबर पॉइंट में देखें, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। अरे भाई स्क्वायर तो सभी के एग्जाम्पल है, तो स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे नहीं हो सकता। ये गलत है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये गलत बात है। सही बात यह है कि ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो पैरेललोग्राम्स, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ई नंबर में है ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। देखो तो रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड्स इक्वल, लेकिन काइट में क्या होता है, दो बगल वाले ही साइड इक्वल होता है, तो ये गलत है, इसलिए इसको फॉल्स लिख दो। अगला क्वेश्चन है इसका, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, तो ये ट्रू है। रोम्बस में
सारे साइड्स बराबर होते हैं तो बगल वाला दोनों तो बराबर होगा ही। देखो ये ई और एफ एक दूसरे के अपोजिट टाइप का है। ऑल काइट्स आर रोम्बस, ये गलत हो गया था। ये काइट में तो दो ही बगल वाले साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस में तो चारों साइड इक्वल होना चाहिए। तो काइट में चारों साइड इक्वल नहीं होता है, तो ये जो है कि ऑल काइट्स आर रोम्बस, ये तो गलत हो गया। रोम्बस होने के लिए चारों साइड इक्वल होना चाहिए। ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ये कैसे सही हो गया कि काइट में बगल वाले साइड इक्वल होता है, तो रोम्बस में तो होता ही है। जैसे कोई भी दो बगल वाले ले लो तो इक्वल होगा, क्योंकि चारों ही इक्वल है तो हर कोई इक्वल हो जाएगा, बगल वाले तो इक्वल रहेगा ही। तो इस तरह से ये ट्रू हो गया। अगला पार्ट है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। तो देखो ट्रेपेजियम हमने कभी बोला नहीं इस इंट्रोडक्शन में। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि ऐसा पैरेललोग्राम जो कि कोई भी एक जोड़ी आमने सामने वाली साइड पैरेलल हो। इक्वल होना जरूरत नहीं होता ट्रेपेजियम में, सिर्फ पैरेलल हो, छोटे हो बड़े हो कोई बात नहीं, लेकिन पैरेलल हो, कोई एक ही। तो पैरेललोग्राम में तो आमने सामने वाले दोनों ही पैरेलल होता है, तो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ये सही है। ट्रेपेजियम में कोई एक होना चाहिए पैरेलल, इसमें दोनों ही है तो और अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स। देखो स्क्वायर तो सभी का एग्जाम्पल है, ये तो वैसे ही ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। अब कुछ कंडीशंस दे रखा है, उसको पहचानो। देखो ये क्वेश्चन सिर्फ दिमाग लगाने का है, आपके लिए जो भी प्रॉपर्टीज हमने शुरू में बताया था वो बिल्कुल ही रिवीजन करते रहना, तो इससे आपकी समझ बढ़ेगी। और क्लास 8 में यदि ये सब क्लियर हो गया तो आपकी मैथ्स बहुत आसान होगी। ज्योमेट्री बहुत काम का चीज़ है, साइंस में भी लगता है। जब आप 9th क्लास में जाओगे तो मोशन चैप्टर में जो फॉर्मूले डिराइव करते हैं वहाँ पे काम आता है ये ट्रेपेजियम्स का। ट्रेपेजियम कैसा होता है, ट्रेपेजियम के एरिया, तो इन सब चीज़ों को अभी से ही बहुत इंटरेस्ट से समझो, सीखो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो हमने जितने भी टाइप्स का क्वाड्रिलेटरल देखा, समझा, सीखा, उनमें से बताओ कि चारों साइड्स किसका इक्वल होता है। एक तो स्क्वायर का, और भी है कोई क्या, एक रोम्बस का भी होता है। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल रोम्बस भी होगा और स्क्वायर भी होगा। तो स्क्वायर्स एंड रोम्बसेस, ये प्लूरल में लिख रखा है। स्क्वायर चाहे छोटा हो बड़ा हो उसका चारों साइड से इक्वल होगा। इस तरह से रोम्बस भी छोटा हो बड़ा हो उसका चारों साइड से इक्वल होगा। इसलिए इसका 2 एग्जाम्पल है। इसका एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। ये स्क्वायर बना लिया और एक रोम्बस बना लिया। तो देखो रोम्बस में चारों साइड से इक्वल, स्क्वायर में भी चारों साइड से इक्वल, तो इसलिए इसका दोनों ही एग्जाम्पल होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन के बी पार्ट में। बी का क्वेश्चन है ये 4 राइट एंगल्स, मतलब ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताओ जिसमें कि 4 राइट एंगल हो, मतलब सारे एंगल 90 डिग्री का हो। तो एक तो हमारा सदाबहार स्क्वायर तो है, दूसरा भी कोई होता है क्या, तो रेक्टेंगल में भी ऐसा होता है। तो इस तरह से इसके 2 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। इसके फिगर में बना के दिखा देता हूँ। रेक्टेंगल का ये ऐसा होता है, तो आपको देखने से पता चल रहा है कि ये चारों ही एंगल 90 डिग्री का है, और स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, इसके चारों एंगल 90 डिग्री का है। तो इस तरह से 4 राइट एंगल्स 2 में होता है, रेक्टेंगल्स में और स्क्वायर में। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। पहला है एक क्वाड्रिलेटरल, फिर है ए पैरेललोग्राम और ए रोम्बस, फिर डी में रेक्टेंगल। तो आपको ये बताने हैं कि एक स्क्वायर किस तरह से क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस होता है और ये रेक्टेंगल होता है। क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, जो प्रॉपर्टी बता रहा था, स्क्वायर हमारे सभी प्रॉपर्टी से भरा हुआ, ये सदाबहार है। आप किसी भी टाइप का एग्जाम्पल देना हो आप स्क्वायर बोल सकते हो। जैसे कहेगा क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल दो तो स्क्वायर है, पैरेललोग्राम का एग्जाम्पल दो तो स्क्वायर है, रोम्बस का एग्जाम्पल दो तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल का एग्जाम्पल दो तो स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन में वही पूछा है कि आप किस बेसिस पे ये कह सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है। तो एक एक करके हम इस क्वेश्चन का जवाब लिखें। पहले हम स्क्वायर का फिगर बना लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि ये 4 लाइन से बना हुआ है। अब 4 लाइन से बना हुआ है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। स्क्वायर भी 4 लाइन से बना हुआ है इसलिए स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल सी बात। बी में है कि स्क्वायर पैरेललोग्राम है कैसे।
तो पैरेललोग्राम होने के लिए बेसिक डेफिनेशन ये है कि आमने सामने के साइड पैरेलल होना चाहिए। तो स्क्वायर में भी ऐसा होता है, स्क्वायर में आमने सामने की साइड पैरेलल है। तो यहाँ पे कॉज लिखेंगे हम कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पैरेलल भी लिख दोगे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्योंकि पैरेललोग्राम का बेसिक जो जहाँ से पैरेललोग्राम शुरू होता है उसमें ये होता है कि आमने सामने की साइड पैरेलल। बाद में जाकर के पैरेललोग्राम का आमने सामने का साइड इक्वल भी हो जाता है, आमने सामने के एंगल भी इक्वल हो जाता है। यदि आपने ये लिख दिया तो सही है, नहीं तो सिर्फ पैरेलल भी लिख दोगे तो सही हो जाएगा। अब है सी पार्ट में रोम्बस। तो स्क्वायर रोम्बस इसलिए है कि इसके सारे ही साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स परपेंडिकुलर होता है। देखो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होने की जो प्रॉपर्टी है ना और दूसरे पैरेललोग्राम में नहीं है, सिर्फ रोम्बस में है और स्क्वायर में है। तो इस तरह से अपना सी पार्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है डी कि स्क्वायर क्यों एक रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर रेक्टेंगल इसलिए है कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होता है, ये लिख दो, या सारे एंगल्स 90 डिग्री का होता है, ये भी लिख सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। अब ये डायगोनल पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। पहला है बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट करता है डायगोनल्स, रेक्टेंगल का भी बाइसेक्ट करता है, स्क्वायर का भी बाइसेक्ट करता है, रोम्बस का भी बाइसेक्ट करता है, बस काइट का नहीं करता, क्योंकि काइट में सिर्फ एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होता है, दूसरा एक छोटा एक बड़ा रह जाता है। सेकेंड पार्ट है इसका और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो किसके डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करे और परपेंडिकुलर भी हो। तो इस ग्रुप में हमारे दो चीज़ है, स्क्वायर और रोम्बस। अभी स्क्वायर की बात कर रहे थे, रोम्बस में बाइसेक्ट भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है, स्क्वायर में भी ऐसा होता है। इसके थर्ड पार्ट में है आर इक्वल। तो ऐसे फिगर बताओ जिसके डायगोनल्स इक्वल हो। तो स्क्वायर तो आएगा ही उसमें से और रेक्टेंगल भी आएगा। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर इसका दो आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये बहुत देर के बाद ये वर्ड आया कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। पहले एक्सरसाइज 3.1 में ऐसे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कनकेव क्वाड्रिलेटरल होता था, बीच में कई एक्सरसाइज में ऐसा नहीं था, अब फिर से आ गया कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। याद करो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स अंदर ही रह जाए, उस फिगर से बाहर न निकले, उसको बोलते हैं हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और जिसके डायगोनल्स बाहर निकल जाए उसको बोलते हैं हम कनकेव क्वाड्रिलेटरल या नॉट ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो सिंपल सी है इसका आंसर कि इन ए रेक्टेंगल बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर होता है। तो इसके रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स उसके अंदर ही रह जाता है, हेंस इट इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक रेक्टेंगल बना लो, इसके दोनों ही डायगोनल ड्रॉ करके दिखाओ। यहाँ पे डायगोनल यदि हम ड्रॉ करेंगे तो ये देखो, ये इस दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये फिगर के अंदर ही रह जाएगा, इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो फिगर के अंदर ही रह जाएगा। मतलब जो बाउंड्री है रेक्टेंगल का उससे बाहर इसके डायगोनल्स नहीं गए, तो इसलिए ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल रह गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो इससे हमें एक राइट एंगल बनाना होगा और O है मिड पॉइंट राइट एंगल के। तो राइट एंगल के सामने के जो साइड होता है उसका हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है, और उस साइड का मिडिल पॉइंट O है। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। एक फिगर भी दे रखा है बुक में, वो फिगर देख लेते हैं। तो इस तरह से ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और O पॉइंट जो राइट एंगल है B उसके सामने वाली साइड का मिड पॉइंट है। मतलब AC है B के सामने वाली साइड और AC का मिड पॉइंट O है। तो आपको ये बताना है कि O पॉइंट A से जितना दूर है B से भी उतना ही दूर है और C से भी उतना ही दूर है। मतलब आप ये प्रूव भी कर सकते हो कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। तो ऐसा क्यों है वो आपको बताना है। तो ये छोटा सा ही काम है। यदि आपको प्रॉपर्टीज याद है तो हम ऐसा लिखेंगे कि सिंस राइट एंगल ट्रायंगल ABC मेक्स ए रेक्टेंगल ABCD बाय द डॉटेड लाइन्स। हमने क्या किया है कि इधर वो बुक में भी लिखा था, बुक में डॉट दे ही रखा था, वही फिगर है ये। तो हमने BC के सामने वाले जो साइड बनेगा AD उसको डॉट से दिखा दिया और CD क्या है AB के सामने। तो इस फिगर में हमें एक रेक्टेंगल मिला
रेक्टेंगल इसलिए कि ये आमने सामने वाले साइड एक बड़ा था, एक छोटा है। यदि सारे बराबर होता तो स्क्वायर हो जाता, तो ये रेक्टेंगल बना। और रेक्टेंगल में क्या होता है कि दोनों ही डायगोनल्स बराबर होते हैं और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि OA जितना है OC उतना ही होगा। तो OA और OC क्यों उतना ही होगा? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है। और OB और OD भी उतना ही होगा, क्योंकि वो भी वही प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट करता है। और AC और BD इक्वल है। तो जब AC और BD इक्वल है तो उसके जो आधा आधा के जो टुकड़े हैं, मतलब OA, OC, OB, वो दोनों भी बराबर होगा। मतलब बराबर चीज का आधा आधा टुकड़े कर दो, सारे बराबर हो जाएगा। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि OA, OB, OC और OD इक्वल है। क्यों? इसलिए O है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड C। क्योंकि ये सब इक्वल है तो O A से, B से और C से सभी से इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा। अब ये कारण क्या है कि इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपको शॉर्ट में ये समझने को मिला कि दोनों डायगोनल्स बराबर है और दोनों इक्वल टुकड़े में बढ़ जाते हैं, इसलिए OA, OB, OC बराबर होगा। तो O से जितना डिस्टेंस A का है उतना ही B का है, उतना ही C का है। ये प्रूव्ड हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।